उसको दिन दहाड़े जला दिया था। हमको हाथ पैर में सब अथी बांध दिया, रस्सी उथी कर करके, और पटक देने के बाद हमरे समूचे हाथ पैर में लोहा का कील ठोक दिया। केबाड़ वाला कील देख रहे हैं, बड़ा बड़ा जो कील होता वो हमरा मर्डर करवाने के लिए लाख कोशिश किया, पॉइजन के सुइया दिलवाने का तैयारी कर दी। हम कोई शौक से नक्सली नहीं बने थे, हम मजबूरी में नक्सली बने। बिहार के राजनीति में कहीं भी किसी से आप पूछ लीजिए, तो खाली का नाम हमरा ले लीजिए ना, तो सब आपको बता देगा। परंपरागत हथियार तो हम लोग का साथ रहता, तीर है, धनुष है, भाला है, गड़ासा है, तलवार है, ये सब ले करके प्रदर्शन होता था। एक बात बताइए, कहा जाता है आज भी नक्सली लोगों किसी पे भी हमला कर देते हैं, जिनका कोई अपराध नहीं होता उन लोगों पे भी नक्सली लोग हमला कर देते हैं। एक भी उदाहरण आप बताइए तो कहीं। छत्तीसगढ़ में जो 75 गो CRPF के जवान मारा गया था, क्या गया था वो लोग वहाँ, क्या करने के लिए गया था? अरे वहाँ पूजा पाठ करने के लिए गया था, वो नक्सली को मारने ही के लिए नहीं गया था। तो हमको आप मारने के लिए आइएगा तो हम आपका आरती उतारेंगे। बिहार में 90 के दशक को जंगल राज कहा जाता था। जब भी उस समय कोई बड़ी घटनाएं होती थी तो आरोप सीधा सीधा नक्सली के ऊपर जाता था कि देश में या फिर राज्य में जो भी हमले हुए हैं उसमें नक्सली का हाथ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो नक्सली ये सब हमले करते हैं वो आखिर नक्सली क्यों बनते हैं? नक्सली का क्या कोई मजहब होता है, क्या कोई धर्म होता है? नक्सली बनने के पीछे क्या सब कहानियाँ होती हैं? अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, जो व्यक्ति बैठे हैं, इनका नाम दिनेश कुमार अकेला जी है। और एक समय था जब ये भी किन्हीं मजबूरियों में, किन्हीं परेशानियों की वजह से नक्सली बन जाया करते थे। लेकिन नक्सली बनने के बाद सैकड़ों केस हुए, कई बार इनको जेल का जाना पड़ा। लेकिन आज जो है कि ये उस जीवन से मुक्त होकर के अपना बहुत ही शालीनियत से जीवन जी रहे हैं। आखिर ये मजबूरी में, किन मजबूरियों में ये नक्सली बने, थोड़ा सा इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? जी ठीक है, बढ़िया है। एक समय था जब आप नक्सली हुआ करते थे। किन मजबूरियों में लोग बनते हैं, किन परिस्थितियों में बनते हैं, और बनने के पीछे का वजह क्या होता है? आपकी क्या वजह रही होगी? देखिए, हमारी वजह ये थी कि हमारे गांव में एक नई महिला के साथ हमरे ही स्वजातीय एगो लड़का उसको बलात्कार करने का प्रयास किया था। अच्छा। उसी के खिलाफ हम विरोध किए थे, और उस विरोध करने के परिणाम स्वरूप हमारे एगो भाई थे CB प्रसाद, जो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो एगो नोटिस हम निकाले थे, हैंडबिल। अच्छा। तो उन लोगों को लगा कि इतना बढ़िया नोटिस क्या निकाला होगा, जबकि नोटिस हम ही निकाले थे, उन्हें निकाले थे। लेकिन उनकी पिटाई वो कर दिया। अच्छा। और उस नोटिस निकालने के बाद हमरा मर्डर करने का प्रयास वो लोग करने लगा। मतलब एक तरफ वो लोग रेप भी किया और दूसरी तरफ वो लोग आपके परिवार को मारपीट भी करना चाहता था। मारपीट कर दिया जो कह रहे हैं। अच्छा। हमरा चचेरा भाई CB प्रसाद के साथ वो मारपीट कर दिया था, और हमरा मर्डर करने का तैयारी में वो लोग लगा हुआ था। वैसे परिस्थिति में हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। उस समय हम बरबीघा कॉलेज में पढ़ रहे थे, फिजिक्स ऑनर्स हमरा था, 3rd ईयर था, और छुट्टी में हम आल थे। ये घटना का हमको जानकारी हो गया, और जब ये मामला हो गया, जब हमरे भाई के साथ मारपीट कर दिया, तो हमको लगा कि अब इसका हमको बदला लेना है, प्रतिशोध। हाँ। और इसी दौरान CPI-ML से हमको पहले से संबंध जुड़ा हुआ था। लेकिन बदला से पहले आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, प्रशासनिक कार्रवाई करवानी चाहिए थी। अरे पुलिस और प्रशासन तो उसी के साथ जुड़ा हुआ था। जमींदार, गुंडा, पुलिस सब एकजुट था, अब वही सब मिल करके हमारे साथ ये कर रहा था। इसलिए कि हम CPI-ML में जब जुड़े थे तो हम संघर्ष करना शुरू कर दिए थे। 21 गांव नया यहाँ बसाए हैं, 10,000 एकड़ ज़मीन कब्जा करके गरीबों को बीच में बंटवाए हैं। आप? हाँ, बुधौली महंत के 750 एकड़ ज़मीन, मतलब गरीबों को वहाँ पे बसा दिए हैं। 21 गांव। 21 गांव? हाँ, अगर चलना है तो चल करके अब देखिए।
तो उस गांव के लोग आज आपका एहसान मानते हैं? एहसान मानते हैं। उस गांव के लोग हमारे लिए जान देने के लिए आज तैयार है। तो ये जो जमीन आप कब्जा करके लोगों को दिए, हाँ। वो कैसा जमीन था, किसका जमीन था? जमींदार का था। जमींदार के कब्जा में जो गैरमजरूआ था, बंजर था, अनधिकृत था, वही ज़मीन कब्जा करके नहीं उसको अथी किए। जैसे किसी को पास लिमिट है कि आपको इतना ज़मीन रखना है, अब आपके पास उससे ज़्यादा ज़मीन है, उस ज़मीन को कब्जा करके गरीब के बीच में बंटवा दिए। इतना ही नहीं, 3 गांव हम बसाए हैं, रैयती ज़मीन पर बसा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो बलिया। ये वो लोग विरोध नहीं करते थे जिनका जमीन आप हड़पते थे, कब्जा करते थे? वही तो विरोध करने के हमारे साथ ही परिणाम हुआ। जो केस मुकदमा हम पर होता था, जो हमारे साथ हमला होता था, 3 बार हमारे साथ कातिलाना हमला हुआ। तीनों बार आप बच गए? हाँ, संजोग से बच गए, नहीं तो वो तो अपने जाने में आपको मार ही दिए थे। निश्चित तौर से। अच्छा। तो इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं? और ये आपको बता देते हैं, 1984 का एगो घटना है, अच्छा। कसमारा कांड। क्या है घटना वो घटना क्या है कि वहाँ एगो बंजर जमीन था। अच्छा। और कुछ रैयती भी था, लेकिन वो पथरीला था, वहाँ कोई पैदा प्राप्त नहीं करता था। वहाँ हम ही लोगों के पार्टी का एक फ्रस्टेड गुट था। अच्छा। जो झोपड़ा खोपड़ा वहाँ गाड़ दिया, सी वो झोपड़ी। लेकिन हम तो गरीबों के हित में थे, तो हम तो उसी के पक्ष में न खड़ा होते, इसलिए कि वो बंजर ज़मीन था, उससे तो किसी को इंटरेस्ट हो नहीं रहा था, लाभ हो नहीं रहा था। अब गरीब लोग झोपड़ा खोपड़ा बना करके अगर रह गया था, तो हम भी तो चाहते थे कि गरीब का हित हो। और इसी दरमियान में वो लोग पूरे ज़मींदार जितना भी था, जैसे बुधौली महंत था, सामे एस्टेट का ज़मीन कब्जा करके वितरण किए, मडरा महंत का ज़मीन कब्जा करके वितरण करवाए। 1100 जो बोल रहे हैं कि 1000 ज़मीन कब्जा करके वितरण करवाए, तो खाली नवादे में नहीं करवाए, रजौली में भी करवाए, कौआ कोल में भी करवाए, हिसुआ में भी करवाए, नरदीगंज में भी करवाए। मतलब लगभग सारे इलाकों में? हाँ, पूरे नवादा जिला के अंतर्गत। तो ये फिर विरोध हुआ कैसे? उस जो अभी कांड बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बात करें। अब बता रहे हैं। जब ये सब सारा ज़मीन जब कब्जावती होने लगा ना, तो सब लोगों के दिमाग में बैठ गया कि जितना गैरमजरूआ फालतू ज़मीन है, ये सब कब्जा कर लेगा, फिर आने वाला दिन में इस इलाका में इन लोग का शासन और सत्ता कायम हो जाएगा, तो क्यों नहीं इसका मर्डर कर दिया जाए। इसी के तहत वो लोग योजना बना करके, और ख़ास करके वो जो कसमारा कांड हुआ था, जो बोले ना 80 घर जो झोपड़ा खोपड़ा बनाया था, उसको दिन दहाड़े जला दिया था। मतलब जिन जमीनों पे आप गरीबों को बसाए थे, उन झोपड़ियों को किसने जलाया? 80 जमींदार, गुंडा, पुलिस के गठजोड़ से। अच्छा, ये तीनों लोग मिले हुए थे? हाँ, पुलिस भी रोड पर खड़ा है, और जमींदार और गुंडा सब जला रहा है और ट्रैक्टर चला रहा है। अच्छा। इस तरह का स्थिति हुआ। और उसी घटना के जांच करने के लिए IPF, इंडियन पीपुल्स फ्रंट के उस समय महामंत्री राजा राम जी थे, और स्टेट के सेक्रेटरी कृष्णदेव यादव थे। ये सब यहाँ आए कि उस घटना का जांच करना है। तो उस घटना का जांच करने के लिए वो स्पॉट पर हम गए, और उसके बाद एगो आम सभा फुलडी मोड़ पर की है। अब फुलडी मोड़ पर आम सभा करने के बाद हम लोग के तरफ से ये स्लोगन दिया गया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, लेंगे, इसलिए कि निर्दोष आदमी का मर्डर किया है, तुलसी मांझी और रतन शव का। और उसके बाद जो है सो उस घटना का जांच करने के लिए वो गांव चले गए, 5 सदस्य टीम, जिसमें साकेत बिहारी सिंह, एक मैं था, उसके बाद एक हमरे ही मैंने कमेटी के लोग सब थे। तो 5 आदमी जब वहाँ गए ना, तो उसमें 5 आदमी में से, तो इसलिए कि निशाना पर तो हम थे, उन लोग को टारगेट था कि इसी को पकड़ के इसको मर्डर करना था।
तो हमको किडनैप कर लिया, इसलिए कि उसके गाँव में चल गए थे उसी घटना के जांच करने के लिए। हम तो इसलिए चले गए थे कि वहाँ तो झोपड़ी खोपड़ी जलाया था, अब अथी किया था तो अथी, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमरे और 4 साथियों को मार पीट के उसको भगा दिया। और उसके बाद हमको हाथ पैर में सब अथी बांध दिया, रस्सी उथी कर करके, और उसके बाद हमको रोड पर पटक दिया। और पटक देने के बाद हमरे समूचे हाथ पैर में लोहा का कील ठोक दिया। केबाड़ वाला कील देख रहे हैं, बड़ा बड़ा जो कील होता है, ये तो पूरे निशान तो दिख रहे हैं, देखिए। तो ये मतलब पूरे बॉडी में था वो, जहाँ जहाँ वो पॉसिबल हुआ ठोक दिया। हाँ, तो फिर जिंदा कैसे बचे आप? हाँ तो सुनिए ना, मृत्यु घोषित कर दिया गया। अच्छा, हमारी पत्नी का सिंदूर धोबा गया, चूड़ी तूड़ी जितना है जो विधवा का होता है ना, तो सब वो उन लोगों को लगा तो आप मर ही गए हैं। हाँ हाँ। अब हमको एगो पंडित जी का झोपड़ी था, घर था, उसमें झाँप दिया था कटुआ में। अब 15 लीटर पेट्रोल तेल ला करके रख लेता है, दिन में जलाने में नहीं बनता था, सोचा था कि रात में जला देंगे। और जो कटुआ में झाँप दिया ना, जब कटुआ में हमको जो दुर्गंधबा थी नहीं होता है, डस्टबा जो, हाँ नहीं डस्टबा जो नहीं नाक में जा रहा, तो सांस लेने में हमको दिक्कत हो रहा था। तो हमको खोखी हुआ, सांस लिए, और सांस लिए तो मुड़िया हमको निकल गया बाहर, तो हमको होश हो गया। और होश होने के बाद हमको था पता नहीं कि हम कहाँ हैं। और फिर हम उठने की भी स्थिति में नहीं, इसलिए कि समूचे हाथ पैर में तो देखिए ना, समूचे हाथ पैर में तो कह रहे हैं कील ठोकल था। इसके बाद जो हमारा चाचा CPI के उस समय अंचल सेक्रेटरी थे, विष्णुदेव नारायण फरहा के थे, जो जयप्रकाश नारायण के चेला थे। ये लोग सोचे कि इस तरह का घटना हो गया है तो जा कर के थाना पुलिस को खबर करेंगे। तो जैसे ही जा रहे थे कि वैसी दीप नारायण अंचलाधिकारी वहाँ के थे, वो फुलढी मोड़ पर आ रहे थे, यानी से लोग जा रहे थे कि उसी के बगल में वो आ गए। वो आ जाने के बाद बताए कि ऐसा ऐसा बात है। और दीप नारायण से हमको बहुत अच्छा गुडविल था, हाँ, इसलिए कि हम गरीब गुरबा जो काम करते थे उसके ऊपर पक्षधर था आदमी। तो ये जो सुना ना, वो तुरंत चला आया। आवाज़ आने के बाद गांव में पता लगाया कि कहाँ वो है। तो एगो हमरे गांव का ही सबासिन महिला थी, पासवान जाति की, तो बताया कि देखो न पंडित जी का जो रूमा हो पोखरिया वाला, ओकरे में कटुआ में ओकरा झाँप ले हो। तो चला आया वो जा दीप नारायण, आया के बाड़ी ठुक ठुकाया। जब तक तो हमको होश हो गया था, हाँ, जब होश हो गया था तो दीप नारायण बोला अकेला जी? हम कहा हाँ सर। हम कहा आप कौन हैं? तो हम दीप नारायण अंचल अधिकारी। हम कहा क्या सर बोलिए। तो कैसा है? हम कहले कैसा है अब देखिए ना। तब निकलिए, बस वही वहाँ का जो ताला चाबी जो लगेले था ना, उसको अरेस्ट करके लाया पुलिस प्रशासन। ताला चाबी दे दिया, ताला चाबी खोला, उसके बाद वो हमको बाहर निकाला। और उस समय हवा चल रहा था और इतना ठंडक हमको लग रहा था ना, मैंने हम दलदला रहे थे। और नया वो थी लेके आया था, मैंने गमछा कच्ची बोल तौलिया, वो तौलिया हमको ओढ़ा दिया अंचलाधिकारी। उसके बाद गाड़ी पर बैठा के हमको लेके वहाँ से चले। उस तरीक़ा से वहाँ से आप जिंदा बचे? हाँ। इसके बाद मैं पहले तो था कि मृत्यु हो गया, बाद में हुआ कि नहीं अभी बच रहा है, बाद में बच रहा है। तो इसके बाद अंचलाधिकारी लेके चला। अंचलाधिकारी जब लेकर चला तो सुनिए 5000 आदमी सब जुट गया था उस गांव को जलाने के लिए। अच्छा। कसमारा को, इसलिए कि वहाँ एगो महादलित का हत्या हो गया था, एगो तुलसी मांझी का गोली से उड़ा दिया था, और फिर हमारे साथ घटना घट गया था। तब पूरा इलाका मन उसके विपरीत में हो गया था।
लेकिन इसी बीच में अंचलाधिकारी सोचा कि बहनचोद पूरे गांव को उजला देगा तो ज़्यादा अति नहीं हो जाएगा, बात बढ़ जाएगा। तो वो अपना हिफाजत के लिए फुलडी रूपौ मोड़ पर लेके आए। तो रूपौ मोड़ पर जैसे ही हमको लेके आए वैसी समूचा लोग हमको सब घेर लिया गाड़ी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता था। तो अंचलाधिकारी जो है ना दीप नारायण, वो हाथ जोड़ के कहे देखे इनका ज़िंदगी का सवाल है, बड़ी सीरियस है, इनको इलाज के लिए हम नवादा ले जा रहे हैं, आप लोग इनका ज़िंदगी चाहते हैं तो गाड़ी को छोड़ दीजिए। तो वो लोग छोड़ दिया कि नहीं ठीक है भाई बचे। और जैसी वो गाड़ी छोड़ा आगे बढ़े, 2-3 किलोमीटर के बाद एगो कटिंग रोड है जो कौआ कोल चला जाता है। वो कटिंग रोड से होकर दरोगा भी साथ में था। वो कटिंग रोड में ले जा कर के फिर हमको कौआ कोल थाना लेके चला गया। अब कौआ कोल थाना में लेके चला गया। उसके बाद कौआ कोल का जो हॉस्पिटल है ना, थाना हॉस्पिटल एक जगह एक ही में था, उसमें हमको भर्ती कर दिया। और उसमें भर्ती करने के बाद हमको मर्डर करने का प्रयास दरोगा, इसलिए कि दरोगा राम था सोजतिया ही, लेकिन खाने पीने वाला था, लालच में उधर मिल गया, गद्दार था। हाँ, वो हमरा मर्डर करवाने के लिए लाख कोशिश किया, पॉइजन के सुइया दिलवाने का तैयारी कर लिया था। लेकिन अंचलाधिकारी दीप नारायण हमको सांझ सवेरे रोज आते थे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। तो हम कहा देखें सर इलाज में हमको यहाँ बहुत शंका है, हमरा ही मर्डर करने का तैयारी कर रहा है, पॉइजन के सुइया दिलवा देगा। तो कहिस नहीं, एगो एप्लीकेशन हमको आप दे दीजिए लिख करके, हम ट्रांसफ़र करवा देते हैं नवादा हॉस्पिटल में। वही हम लिख करके एगो दे दिए कि इस तरह का परिस्थिति है कि हमारे साथ ही यहाँ का जो दरोगा है, वो दरोगा जो है अपराधी से मिला हुआ है, जमींदार गुंडा बुधौली महन सामने स्टेट वो सबसे मिला हुआ, वो उसको पैसा देता था। हम तो पैसा कौड़ी नहीं देने वाले थे भाई। तब हमको मर्डर करने के लिए वो तैयार था। वाल्मीकि सिंह दरोगा था, और दरोगा सलाह हमको चाह रहा था कि इसका किसी तरह से इसको मर्डर कर दें। इसी बीच में जो हम लिख करके दिए, बस वहाँ से तुरंत हमको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया नवादा हॉस्पिटल है। और नवादा हॉस्पिटल जब हम आए तो नवादा हॉस्पिटल में आने के बाद कम से कम तो 500 आदमी रोज़ आता था हॉस्पिटल में हमसे मिलने के लिए, देखने के लिए। हमारा संगठन के लोग सब अवधि का। और साला CID रिपोर्ट क्या लिख के दे दिया कि किसी भी समय इसका आदमी लेकर के यहाँ से भाग जाएगा। 12 बजे रात में हमको नवादा से हॉस्पिटल से 12 बजे रात में डिस्पोजल करके हमको जेल भेजवा दिया। वहाँ से जेल चले गए? हाँ, जेल चले गए। अच्छा, तो ये बताइए आप मजबूरियों में उस संगठन में जुड़े? हाँ, मतलब नक्सली के संगठन? हाँ, हम कोई शौक से नक्सली नहीं बने थे, हम मजबूरी में नक्सली बने। तो उस समय क्या एज रही होगी जब आप पहली बार नक्सली में ज्वाइन हुए? 24-25। 24 साल की उम्र में आप नक्सली ज्वाइन कर? हाँ हाँ। तो अभी तक आपके जीवन में कुल कितने आपके ऊपर FIR दर्ज हुआ था? अभी कम से कम 124-25 FIR। मतलब 125? हाँ, 125? हाँ हाँ, उससे ज़्यादा ही होगा। 127 है। 127 है। हाँ। तो इस 127 FIR में कितनी मरतबा आप जेल में गुजारे हैं? 17 बार। 17 बार? हाँ। तो 17 बार गए होंगे तो जीवन का तो 1/4 आप जेल में गुजारे? जेल में, हाँ, जेल में गुजारे। तकरीबन 10 साल तो जेल में रहे होंगे? हाँ हाँ। तो ये 10 साल जब जेल में जाते थे, फिर छूट करके आते थे, फिर भी दिल में वही जुनून था कि नहीं हमको करना है। तो अब फिर हम क्या करते? इसलिए कि हमारे दिमाग में तो बैठने गया था कि सामंती और पूंजीवादी जो व्यवस्था है इसको हमको उखाड़ के फेंकना है। इसलिए कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद से हम प्रभावित हो चुके थे। तो हम चाहते थे कि नया व्यवस्था यहाँ बने,
ये जो पूंजीवादी और सामंती जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को उखाड़ करके जनवादी व्यवस्था का निर्माण करना। तो जो आप गरीबों के लिए इतना कुछ किए, आप अपने लिए क्या कुछ किए? हम अपने लिए क्या किए नहीं किए वो तो आप देखिए रहे हैं, तो आपके सामने है। बहुत ही छोटा मकान है। हाँ सुनिए ना, ये भी जो छोटा मकान है हमारा नहीं है, हमारा बेटा फील्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अच्छा। हाँ तो वो अपनी कमाई से ये सब किए हैं? हाँ बस हम कुछ नहीं किए। मतलब आप अपने जीवन में अपनी कमाई से कुछ नहीं किए? एक खेर भी नहीं अभी तक कुछ बना पाया। तो जो भी किए गरीबों के लिए किए? हाँ बस गरीबों अच्छा, के उस लिए। समय जब कोई घटनाएं होती थी तो उसको जंगल राज कहा जाता था। आज हमारा बेटा सेफ्टी ऑफिसर है, वो नागपुर में फायर इंजीनियरिंग का अति किया था कोर्स, और वो नौकरी कर रहा है। हाँ कैंपस से सिलेक्शन हो गया, टाटा में है। तो उसी को वही अपना लिया बनाया है। तो आप जब जाते थे नक्सली तो उसमें ट्रेनिंग भी होती है? हाँ होता है ट्रेनिंग। मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग, कैसे, मतलब क्या कहा जाता है उसमें? जैसे तखने विनोद मिश्रा आते थे, हाँ अभी दीपंकर भट्टाचार्य है ना, हाँ तो दीपंकर भट्टाचार्य आते थे। हाँ। तो उस समय दीपंकर भट्टाचार्य अभी आता है तो ये तो ओपन में अभी होता है ट्रेनिंग, लेकिन विनोद मिश्रा जिस समय थे अंडरग्राउंड ट्रेनिंग होता था। यहाँ CPI ML का सम्मेलन हम लोग करवाए थे, बैनर लगा दिए थे IDF का, IPF का, इंडियन पीपुल्स फ्रंट का, लेकिन सम्मेलन हो रहा है CPI ML का। अच्छा, तो आप तो राजनीति से भी उस समय जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग आपसे संपर्क भी किए होंगे। हाँ हाँ, आपसे जुड़े राजनीति में लोग अभी भी हैं बिहार के राजनीति में? अभी भी बिहार के राजनीति में कहीं भी किसी से आप पूछ लीजिए, तो खाली का नाम हमरा ले लीजिए ना तो सब आपको बता देगा। तो उस समय आप लोग जब लड़ाइयाँ लड़ते थे जो पूंजीपति लोग थे उनसे, तो हथियार वगैरह भी आप लोग इस्तेमाल करते? हम लोग, हाँ हम लोग धरना ही प्रदर्शन करते थे, तो परंपरागत हथियार के साथ भाला गड़ासा फलना चिलना, अवैध हथियार को हम लोग नहीं अथी करते थे, लेकिन परंपरागत हथियार तो हम लोग का साथ रहता। तीर है, धनुष है, भाला है, गड़ासा है, तलवार है, ये सब ले करके प्रदर्शन होता था। तो उस समय आप अपने परिवार का हिफाजत नहीं सोचते थे? आप तो एक मतलब एक मिशन पे निकले थे ना। हाँ, तो परिवार का हिफाजत क्या, उस समय तो हम अथिये हो गए थे, तो परिवार का हम क्या देखते उस समय। पत्नी तो थी ना, तो ये तो भाई शादी किए थे तो निभाना तो था। हाँ हाँ था निभाना, लेकिन हम वो फर्ज नहीं निभा पाए हैं। पत्नी के साथ जो फर्ज निभाना चाहिए था वो फर्ज हम निभा नहीं पाए, इसलिए परिस्थिति बस कि हम अभी कहाँ हैं, कल कहाँ हैं, परसों कहाँ हैं, हमारा क्या प्रोग्राम है, नहीं प्रोग्राम। पत्नी तो नहीं जानती थी ना, लेकिन हम जब पार्टी में जुड़ गए थे तभी तो हमको न जानकारी था कि कौन प्रोग्राम कखने कहाँ हमको करना था। तो जो नक्सली बनते हैं उनका कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जात होता है? कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। आप जात धर्म को मानते हैं? अभी नहीं, कोई जात धर्म मजहब को नहीं मानते। हम मानवता को, सुनिए, मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं हम मानते हैं। लेकिन सरकार तो जातीय जनगणना करा रही है कि जाति के कितने लोग हैं। अब सरकार जो भी करवावे वो तो उस सरकार का नहीं काम है, लेकिन हमरा काम वो नहीं है। हमरा जैसे अभी सब लोग आल हैं तो हमरा सब परिवार है। आप अपने लिए चाहते तो करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर सकते थे। बुधौली महंत हमको दे रहा था 10 एकड़ जमीन, सामे स्टेट हमको दे रहा था 5 एकड़ जमीन कि आप इस लड़ाई से हट जाइए। नवादा में ही उसका है आज कम से कम 50 करोड़ का होगा उसका बिल्डिंग, वो हमको देने के लिए तैयार था कि आप इस लड़ाई से हट जाइए, लेकिन आज तक हम नहीं हटे नहीं किए। इसीलिए आज हम लंगा फकीर बना लेंगे एक तरह से। पहली बार जब जेल गए थे उस समय कितना उम्र होगा आपका? पहली बार जेल गए थे 23 साल उम्र था, 23 साल की उम्र में मात्र। तो जिस उम्र में आपको कलम पकड़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उस उम्र में आप जेल का हवा खा रहे थे। तो हम बोले थे कि BSc 3rd ईयर हम फिजिक्स ऑनर्स में थे, श्री रामरुचि कॉलेज बरबीघा में हम के थे। अब वहाँ स्टूडेंट यूनियन के हम अथी थे, प्रेसिडेंट जीतल थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो घटना घट गया था, तो इस घटना के लेकर के ने हम
वो पढ़ाई सब छोड़ देना पड़ा। फिर हम उसके बाद फिर उस कॉलेज हम गेबे नहीं किए। तो कितना साल इन नक्सली संगठनों में आप काम किए? 35 साल। 35 साल। हाँ तो लगभग 20 साल की उम्र में ज्वाइन किए होंगे। हाँ। और 40-45 साल की उम्र में आप छोड़ दिए। हाँ। तो छोड़े क्यों? आपका मिशन पूरा हो गया था? नहीं, छोड़े हम इसलिए, जैसे भाकपा माले का कहना था, विनोद मिश्र का प्रशिक्षण में हम लोग को बताते थे कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए 3 हथियार का जरूरत है। अच्छा। एक मास ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। एगो उसके साथ हथियारबंद संघर्ष, और एक मोर्चा। ये 3 चीज वो बोलते थे। बाद में 1993 में जा कर के हथियार वो डलवा दिए। उसी समय से हमको फ्रस्ट्रेट हम हो गए कि आप बोल रहे थे कि 3 हथियार का ज़रूरत है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और 3 हथियार डलवा। हाँ, पार्टी का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद उसके साथ हथियारबंद संघर्ष, और उसके साथ एक मोर्चा। तो मोर्चों को इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी आप ख़त्म कर दिए, हथियारबंद संघर्ष भी आप डाल दिए, तो अब तो CPI CPM के राह पर न चला है। इसीलिए आप थोड़ा सा उससे अलग हो गए। हाँ, इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर के अच्छा, हम। एक बात बताइए, कहा जाता है आज भी नक्सली लोगों किसी पे भी हमला कर देते हैं, जिनका कोई अपराध नहीं होता उन लोगों पे भी नक्सली लोग हमला कर देते हैं। एक भी उदाहरण आप बताइए तो कहीं। तो लेकिन खबर में तो ऐसा ही निकल के आता है। खबरों में पीली पत्रकारिता करने वाले बिकाऊ जो मीडिया वाला लोग है, वो तो वही सब न करेगा। जो हम लोग का जो विरोधी जो शक्ति है, उसके जो हित में, उसके जो पक्षधर जो पत्रकार है, वो क्या लिखेगा, क्या करेगा, से बोलिए। अच्छा, आज भी जमुई के जंगलों में, हाँ, बहुत बड़ा जंगल का इलाका है। हाँ, तो वहाँ पे पर्यावरण विभाग के जो भी वन कर्मी हैं, उन पे कभी कभी हमला होता है तो उसमें नाम लिया जाता है कि नक्सली लोग हमला कर दिए जवानों पे। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई होती है? नक्सली लोग क्या सच में हमला करते हैं किसी अनजान आदमी पे? सुनिए, नक्सली लोग किसी अनजान और किसी निर्दोष लोगों पर हमला ही नहीं करता है। हाँ, नक्सली लोग आज भी हमला कर रहा है, अब करेगा भी, ये भी आपको बता दे रहे हैं, लेकिन वो करेगा टारगेट बना करके। आप हमारा विनाश करना चाहिएगा तो हम आपको क्या करना चाहेंगे? आप तो छोड़ेंगे तो नहीं हमको, तो इतने समझ लीजिए। अच्छा, तो मतलब सब मिला जुला करके। हेलो, छत्तीसगढ़ में जो 75 गो CRPF के जवान मारा गया था, क्या गया था वो लोग वहाँ क्या करने के लिए गया था? अरे वहाँ पूजा पाठ करने के लिए गया था, वो नक्सली को मारने ही के लिए नहीं गया था। तो हमको आप मारने के लिए आइएगा तो हम आपका आरती उतारेंगे। लेकिन ये तो गैर कानूनी है। ये तो गैर कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? वो कानून उसके हाथ में है, निर्दोष को मारना कानून उसके हाथ में है। मतलब जहाँ पे कानून काम नहीं करेगा तो इसीलिए हथियार उठाना पड़ेगा। निश्चित है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? अभी हमारा उम्र 68 साल। इस उम्र में आप आराम करते हैं? आराम अभी नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी कार्यरत हैं। अभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ। चलिए, ये हमारे साथ दिनेश कुमार अकेला जी थे। हालांकि बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी पूरी बातें नहीं हुई है। एक एक करके बहुत सारा एपिसोड इनका लाएंगे, समय समय पे दिखाया जाएगा। बाकी नक्सली लोग क्यों बनते हैं, किन मजबूरियों में बनते हैं, किन परिस्थितियों में बनते हैं, और वो लोग क्यों हमला करते हैं, क्योंकि ये भी एक नक्सली टीम से, संगठन से जुड़े रहे हैं, काफ़ी साल, 35-40 साल समय दिए हैं, तो बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। चलिए, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।